नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता राय सिंघानी, एसोसिएट प्रोफेसर ईएएफएम गवर्नमेंट पीजी कॉलेज केकड़ी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आनंदम प्रोजेक्ट के अंतर्गत आज जो चैप्टर आपके लिए रखा है वो है खुश रहने की कला। सबसे पहले जो है इसको मैं कुछ लाइन्स से आपको समझाना चाहती हूँ। मंजिलें बहुत हैं, अफसाने भी बहुत हैं। मंजिलें बहुत हैं, अफसाने भी बहुत हैं। इम्तिहान ज़िंदगी में आगे भी बहुत हैं। जो मिला नहीं उसका क्या गिला करना। दुनिया में खुश रहने के बहाने बहुत हैं। यानी कि अगर आप खुश रहना चाहो तो उसके लिए बहानों की कोई कमी नहीं, तरीक़ों की कोई कमी नहीं। आपको खुश रहने के लिए आपको इंटरनल खुशी की ज़रूरत है। आप अंदर अपने खुश हैं तो आप बाहरी दुनिया को खुशहाल बना सकते हैं। यहाँ ज़रूरत इस बात की है कि आप खुश रहने के लिए क्या क्या तरीक़े कर सकते हैं, कैसे खुश रह सकते हैं। तो कुछ प्रयास मैंने किए हैं आपको शेयर करने के लिए कि आप खुश रहने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। कई बार हमें जो नहीं मिलता हम उसी को ही लेकर के चिंता करते रहते हैं कि अब क्या होगा, हमें नहीं मिला, और हम दूसरों से कंपटीशन कर करके अपने आप को दुखी करते रहते हैं। तो जो नहीं मिला है उसके लिए ना सोच करके हमें ये खुश होना है कि जो हमारे पास है और उसको हम कैसे और अच्छा बना सकते हैं। सबसे पहला जो मैंने पॉइंट लिया है वो है आपके लिए कि हमें भावनात्मक रूप से सहायक बनना है। अगर कोई भी हमारे साथ कार्य करता है या हम किसी को भी जानते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि भावनात्मक रूप से हम उसके सहायक बने। उसे ये फील होना चाहिए कि ये व्यक्ति जो है मेरे साथ है और कभी भी मुझे मुसीबत होगी, दुख होगा या परेशानी होगी तो ये मदद मुझे ज़रूर करेंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति को ये जानने का हक होता है कि लोग उससे प्यार करते हैं, उसकी सराहना करते हैं या नहीं करते हैं। इसलिए अपने दोस्त या अपने परिवार के लोग हो सकते हैं और उनकी जो है हमें सराहना करनी है। उनके सपनों को पूरा करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना है और कहीं ना कहीं उन्हें ये बताने का एक रास्ता खोजना है कि वो उनके लिए क्या मायने रखता है। भले ही आपको ये सादे ढंग से या फिर अति विशिष्ट ढंग से करना पड़े, पर कहीं ना कहीं आपको ये बताना पड़ेगा कि आप जो है वो दूसरा व्यक्ति आपकी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है। उसे ये फील होना चाहिए, चाहे वो परिवार का मेंबर है, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल में है, तो उसे ये फील होना चाहिए कि वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके लिए आप क्या तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं ये आपकी चॉइस पे है कि आप उसे जो है अलग अलग मेथड से उसे महसूस करा सकते हैं कि वह बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। हर समय अपने व्यवहार में परवाह करने वाले और दयालु बनने की कोशिश करनी कि हमें अपना व्यवहार ऐसे रखना चाहिए कि सामने वाले की परवाह हो और हम किसी पे दया करने की भावना रख सकें। चाहे हमारा फ्रेंड्स या हमारे जो है जानकार या परिवार के लोग अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हों और सिर्फ अपने काम की स्थिति की निंदा कर रहे हों, उन्हें खुश करने के लिए ऐसे समय में आपको उसके पास मौजूद होना चाहिए। सबसे अच्छी बात हो सकती है कि भावनात्मक रूप से सहायक होने का एक और तरीका है कि उनके आत्म विनाशकारी होने पर अपने पन का उसको एहसास कराना। और यदि एक बुरे रिश्ते में भी है, जीवन में खराब विकल्प चुन रहे हैं या अपनी प्रतिभा को नष्ट कर रहे हैं, तो भी उसके साथ सौम्य तरीके से उसके बारे में चर्चा करना। वे सुनना चाहें अथवा नहीं उन पर निर्भर करता है, लेकिन कम से कम हमें ईमानदार होने के लिए समय तो दिया। तो यहाँ बहुत ज़रूरी है कि हम किसी के फीलिंग्स को जो है समझें और उनकी फीलिंग्स के साथ एटीट्यूड करें, इस तरह का व्यवहार करें कि उन्हें ये महसूस हो कि कोई ना कोई उनके साथ है। इसके बाद अगला जो मैंने पॉइंट लिया वो है मायूस हों तो उन्हें भी खुश करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता है कि कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, परेशान है, मायूस है, तो हमें उन्हें खुश करना चाहिए, उनकी ओर मुस्कुराएं। यदि आप उनके साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो आप उन्हें गले लगाएं, कुछ मज़ेदार करें। जैसा कि एक व्यक्ति जो है अपने परिवार के लिए करता है, तो कई बार ऐसे ऐसे कार्य आप कर सकते हैं जिससे मनमोहक चित्र बना करके, वीडियो बना करके, उपहारों को एक साथ एकत्रित करके उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं बेहतर महसूस करवाने में कोशिश करें। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि अगर कोई मायूस है और उसको हम खुश करते हैं तो हमें इस की पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो व्यक्ति है जिसे जो दुखी है, मायूस है, तो उसके चेहरे पे हम मुस्कान ला सकें। तो इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर वो बहुत ज़्यादा दुखी है तो उसे दिलासा दे सकते हैं, खुश करने के लिए कभी कभी उसके पास जा सकते हैं
और उससे अच्छे माहौल में बात करने की कोशिश कर सकते हैं और हास्यास्पद गतिविधियाँ कर सकते हैं या ऐसा माहौल का हल्का बनाने की कोशिश कर सकते हैं। और बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि हम उनको जो है उसको ये फ़ील नहीं होना चाहिए कि हम उसके साथ नहीं हैं, तो हमें उसके दुख के साथ दुख को प्रकट करने में भी मदद करनी चाहिए और हमदर्द इंसान के रूप में अपनी एक छवि हमें बनानी पड़ेगी। और अगर कोई दुखी है तो उसको जो है ठीक करने की कोशिश करनी है और उसे जो है परिवर्तन तो हम कई बार नहीं कर सकते, पर यह एहसास ज़रूर करा सकते हैं कि वो खुश रहे और वो अपने बारे में पॉजिटिव फील कर सके। इसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम किसी को खुश करना चाहते हैं तो हमें उसकी बात सुननी होगी और केवल सुनना ही नहीं बल्कि अधिमूल्यित और विधि मान्य महसूस कराने का एक आसान तरीका है कि हम उसके विचारों को समझें, उसकी स्थिति में खुद को रख करके एनालिसिस करने की कोशिश करें कि अगर हम उसकी जगह होते तो हमारा क्या एटीट्यूड होता। विचारशील प्रश्न पूछें, बीच बीच में ना बोलें। यदि आपको हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसके चुप रहने की बजाय उसके बारे में उससे कुछ पूछें। आपको एक ऐसा फील होना चाहिए कि उस पर पर्याप्त ध्यान दे रहे हैं। एक अच्छे श्रोता की ज़रूरत हम ही सभी को होती है, तो एक अच्छा श्रोता बन करके उसके दुख दर्द को हम सुन सकते हैं और अपने विचार दे सकते हैं और उसको गाइड कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको सलाह देने का काम, गाइड करने का काम भी हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत ज़रूरत है कि हम उसकी बात को सुनें और उसको जो है बेहतर बनाने के लिए कोशिश करें। और कई बार जो है हम उसे ये भी फील कराएं कि हम उसे बहुत सावधानी से सुन रहे हैं और उसके लिए बहुत सीरियस हैं। तो ये भी हमारे लिए एक बड़ा कार्य हो सकता है। इसके साथ साथ एक खुश करने का एक कला ये भी हो सकती है कि एक सार्थक उपहार हमें देना चाहिए, कि एक ऐसा विशिष्ट उपहार ढूंढने के लिए समय निकालें जो उस व्यक्ति के लिए बहुत उपयुक्त हो और यह उपहार जितना अधिक विचार करेंगे उस पर सकारात्मक ऊर्जा और विवेचन के महत्व के प्रति उतना ही बेहतर होगा। अपने हिसाब से जो है गिफ्ट दें ताकि उसे ये लगे कि वाकई उसके लिए बहुत दुर्लभ चीज़ हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इस बात की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि हम जो है कुछ ऐसा अनूठा खोजने के प्रयास करें जो दूसरे को खुशी दे सके। जैसे मान लीजिए उसके जन्मदिन है या छुट्टियों के दौरान एक सार्थक उपहार देना भी आप एक सकारात्मक छाप छोड़ सकते हैं और उस व्यक्ति विशेष को जो है यादृच्छिक उपहार देने से भी जो है कई बार बहुत अधिक खुशी महसूस हो सकती है। उपहार सिर्फ कीमत से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए बल्कि उपहार देने वाले की फीलिंग से जुड़ा होना चाहिए। तो यहाँ ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम खुशी देना चाहते हैं तो कुछ ऐसे सार्थक उपहारों का प्रयोग हम कर सकते हैं। इसी तरीके से एक खुशी देने का तरीका ये भी हो सकता है, कला ये भी हो सकती है कि अभिवादन करने के लिए भी हम कई बार फ़ोन कर सकते हैं। अभिवादन करने के लिए फ़ोन करना खुश करने का एक तरीका हो सकता है। एक छोटा सा भाव होता है, एक छोटा सा प्रभाव उसको छोड़ सकते हैं। तो हम अपने लोगों को जिन्हें हम खुश करना चाहते हैं तो वास्तव में उसकी परवाह करते हैं, तो ये भी बताना पड़ता है कि हम उसकी फीलिंग्स के साथ जुड़े हुए हैं और उसके जीवन में क्या चल रहा है और उसको जो है फ़ोन करके हम बातचीत कर सकते हैं और उसे जो है राय दे सकते हैं या उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ इस बात का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कभी कभी जो है जाने अनजाने हमें अगर ज़रूरत लगती है तो उसे फ़ोन कर करके भी हम बातचीत कर सकते हैं ताकि उसे ये लगे कि कोई और भी है जो उसकी चिंता कर रहा है या उसके लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। इसके साथ ही साथ एक और है कि बिना वजह भी किसी की मदद करनी चाहिए। कभी हम किसी को, अपने फ्रेंड या किसी को खुश करना चाहते हैं तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम उसकी मदद करने की पेशकश करें। और मदद ज़रूरी नहीं है कि हम पैसों से करें, कई बार जो है हम बहुत अच्छी सलाह दे करके भी उसको मदद कर सकते हैं या अगर वो परेशानी में तो उसकी बात सुन करके भी उसको मदद कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा व्यस्त चल रहा है तो उसके लिए भोजन बना करके ला सकते हैं या उसको जो है सामने घुमाने ले जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको चेंज फील करा सकते हैं और छोटी छोटी चीज़ें करने से भी जो है उसको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, चेंज फील होता है। तो यहाँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिना वजह के भी मदद करनी चाहिए। अगर वो मांगे मदद और फिर हम कर रहे हैं तो वो तो अब ज़रूरी है ही, पर अगर वो नहीं मांग पा रहा है किसी भी कारण से, अगर वो अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पा रहा है और हमें पता चलती है उसकी प्रॉब्लम, तो हमें अपने आप आगे बढ़ कर के जो है उसे मदद करनी है और बिना किसी वजह के और बिना किसी लालच के और बिना किसी स्वार्थ के जो है ये मदद होनी चाहिए, तभी वो असली मायनों में मदद होगी।
इसी तरीके से हमें जो है धन्यवाद कार्ड लिखने का ट्रेंड भी अपनाना चाहिए। अगर हमने हमारे साथ किसी ने भी कुछ भी अच्छा किया है तो हमें कुछ ना कुछ उसके लिए धन्यवाद या कुछ अच्छी लाइंस लिखनी चाहिए जो आपके रिलेटिव्स को और सबको जो है खुश कर सके। तो यहाँ ये पुराने टाइम में तो हम धन्यवाद कार्ड लिखते थे, अब हम व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं, थैंक्स का जो है मैसेज कर सकते हैं। और उनके लिए होता है कि हम उनको जो है ये एहसास कराना चाहते हैं, ये एक अच्छा तरीका है कि दूसरे की फीलिंग्स को जो है हम समझते हैं और उसकी बात को एप्रिशिएट करते हैं। तो एक अच्छा श्रोता होने के साथ साथ उसे धन्यवाद देने का और लिख कर के मैसेज करने का काम भी हम कर सकते हैं। और भले ही हम चाहें तो आजकल तो बहुत इंटरनेट और ऐसे माध्यम है कि हम मेल बॉक्स पे भी उसके कुछ चीज़ें डाल सकते हैं, अच्छी किताबें उसे दे सकते हैं या अच्छे मैसेजेस उसे दे सकते हैं ताकि इसमें जो है खुशी और नई ऊर्जा का संचार हो सके। ये किसी के साथ पीठ पीछे जो है कुछ अच्छा कहने की बात भी कला है कि हम अगर किसी को खुश करना चाहते हैं वो मौजूद है या नहीं है, पर हमें तारीफ़ करना आना चाहिए। और ये तारीफ़ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि लगे कि हम गलत तारीफ़ कर रहे हैं, बल्कि अच्छी और सही और पॉजिटिव वे से जो है तारीफ़ करनी है, सकारात्मकता फैलानी है। और हम कुछ अच्छा कहेंगे तो हो सकता है कि वो धीरे धीरे जो है हमारी जो वाइब्रेशंस हैं वो वाइब्रेशंस वहाँ तक जाती हैं और वो अच्छा फील करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम जो सोचते हैं, हमारे जो विचार होते हैं, अगर उसमें नेगेटिविटी होती है तो वो सामने वाले व्यक्ति तक भी वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं पहुँचती है। तो हमें सकारात्मक होकर के और सकारात्मक ऊर्जा को फैलाना होगा। ऐसी वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी, चाहे वो सामने है या नहीं है, पर पॉजिटिव वाइब्रेशंस को हमें क्रिएट करना है ताकि सामने वाला अच्छा फील कर सके। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।